नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे प्रियंका गांधी के सियासी सफर की। यूं तो अगर राजनीति की बात करें तो प्रियंका गांधी ने अपनी माताजी और भाई दोनों के इलेक्शन को नजदीक से देखा। जनरल सेक्रेटरी बनी, ईस्टर्न यूपी की प्रभारी भी बनी, उसके बाद पूरे यूपी की प्रभारी जनरल सेक्रेटरी बनी और लड़की हूं लड़ सकती इस नारे को बुलंद करते हुए चुनाव में उन्होंने महिलाओं को टिकट दिया। वो बात अलग है कि परिणाम वैसे नहीं आए, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि वर्तमान में गांधी जो परिवार है वो तीसरी कैंडिडेट होंगी। जीतती हैं तो तीसरी सांसद एक ही परिवार की होंगी। बीजेपी लगातार हमला बोलती रही है, या एनडीए के जो घटक दल हैं उनका साफ कहना है कि परिवारवाद, गांधी परिवार को परिवारवाद के नाम पे या फिर अलायंस के जो लोग हैं उन्हें परिवारवाद के नाम पे हमेशा लपेटा जाता है। क्या प्रियंका गांधी के भी मैदान में आने के बाद गांधी परिवार पे हमले और बढ़ेंगे बीजेपी की ओर से? क्योंकि यही सिलसिला परिवारवाद का जो चलता रहा है, और प्रियंका गांधी के लड़ने के बाद क्या स्थितियां बनेंगी, हार और जीत का तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक ताकतवर कैंडिडेट के रूप में वो पहले उनका अनाउंसमेंट हो चुका था कि वायनाड से राहुल गांधी की सीट खाली होने के बाद प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मनीमाला शर्मा जी हैं, आदित्य कांत जी हैं और डॉक्टर हरीश मैखुरी साहब हमारे साथ देहरादून से जुड़ेंगे। मैं आदित्य कांत जी आपके पास में आना चाहूंगा। प्रियंका गांधी का सियासी सफर, यूं तो अगर देखें सफर उनका राजनीति का लंबा समय हो चुका। 2009-10 के आसपास से उन्होंने अपना सिलसिला शुरू कर दिया था, लेकिन अब पहला चुनाव ये होगा, निगाह सबकी इस पे टिकी होगी, प्रियंका गांधी का पहला चुनाव एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हम किस तरह से देखें सफर, और सफर के बाद में जो गांधी परिवार पे हमले बढ़ेंगे, तो माना जा सकता है कि सफर तय भी करेंगे इतना सहज नहीं होगा। जी योगेंद्र जी, हमले तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे। जैसे आपने देखा ही होगा कि जैसे उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, हमने कितने सोशल मीडिया पे और कितने ट्वीट्स आने शुरू हो गए, और जिसपे बट जहां तक हम ये डायनेस्टिक की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, शायद इतने शार्प हमले अब बीजेपी की तरफ से वो स्टिक ना कर पाए, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी चेंजेस आए हैं जो पूरे के पूरे आप डायनामिक्स देखेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, जैसे आपने कहा कि प्रियंका जी अब थर्ड विद इन द फैमिली, अब थर्ड मेंबर होने वाले हैं जो, और वो सेफ सीट है, ऑब्वियसली इलेक्ट होने के भी चांसेस पूरे के पूरे हैं, वो होंगे। बट इसमें मुझे लगता है डिपेंड ये करेगा कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस इन हमलों को किस तरह से डाइवर्ट कर पाती है, क्योंकि प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने हमेशा अपने फैमिलीज और जनरेशन्स की जो बात की है, उन्होंने त्याग, सेक्रीफाइसेस को हमेशा उसको आगे रख के दिखाते हुए ये बताया है कि कैसे उनकी फैमिलीज फ्रॉम जनरेशन्स वो कमिटेड रही हैं और उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, और उन्होंने इसी बेस पे इनफैक्ट बीजेपी को भी कई बार कॉर्नर करने की कोशिश की है कि राइट फ्रॉम फ्रीडम से मूवमेंट से लेके तब तक किसका कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है। तो हमले डेफिनेटली बढ़ेंगे, बट इसमें ज्यादा सिंबॉलिक, अब वैसे अगर देखा जाए तो इंटरेस्टिंग होगा कि पॉलिटिकल डायनामिक्स जो केरला में है और इवन नेशनल पॉलिटिक्स के हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से अब अनफोल्ड होंगे। और इसमें सबसे जो मुझे नजर आ रहा है कि एक तो विद इन द कांग्रेस ऑल्सो, और बाहर से जो क्रिटिक्स भी देखेंगे कि अभी तक प्रियंका गांधी कैंपेन कर रहे थे बाहर से, और अब वो अपने लिए कैंपेन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अब कंपैरिजन एक जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में किया जाता था, वो अगेन वो एक जैसे होता है कि एक बहुत ही क्रिटिकल कंपैरिजन होना शुरू हो जाएगा अब। और अगर हम जैसे इनके कॉन्टेस्ट करने की बात करें, तो इसमें मुझे जो लगता है, इसमें जो लार्जर पिक्चर नजर आ रही है वो आ रही है कि अब ये केरला की पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स में आई थिंक इसको, ये जो वायनाड की सीट है, इसको बहुत ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और जहां तक कांग्रेस की कोशिश रहेगी, मुझे लगता है कि वो इसको एक अपना जो उनका सेकुलर स्टांस रहा है और जो सेकुलर फेस वो प्रोजेक्ट करते हैं, वो आई थिंक वो, बिकॉज अगर आप वायनाड में भी देखेंगे और वहां पे जो इवन जो वोटर बेस है, तो उसमें माइनॉरिटी, ट्राइबल्स और एक बैंक है जो ऑब्वियसली जिनकी इंक्लिनेशन कांग्रेस की तरफ है। आई थिंक कांग्रेस इसको स्ट्रांगली एक वो प्ले करने वाली है कार्ड को, कि जो एक
सेकुलर वर्सेस, हमने बीजेपी को देखा है उन्होंने हिंदुत्व को कितना पीछे एक्टिवली परस्यू किया है, हिंदुत्व के एजेंडा को। आई थिंक वो इसको एक हॉलमार्क बना के, एक सिंबॉलिक सीट बना के अपने उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपनी इस कॉन्टेस्ट को। और ऑब्वियसली केरला में भी, विद इन केरला और सदर्न स्टेट्स में भी मुझे लगता है कि एक कोशिश रहेगी ये रिप्रेजेंट मैसेज देने की, स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि कांग्रेस बहुत ही सीरियसली अपना बेस बढ़ाने में सदर्न एरियाज में, जहां पे बीजेपी का बेस इतना नहीं है और उनका नॉर्दर्न पार्ट में है, कि वहां पे कांग्रेस बहुत ही एक सीरियस प्लेयर है और वो अपना बेस बढ़ाने जा रहे हैं। तो इसके मल्टी डायमेंशंस अभी अनफोल्ड हो रहे हैं, जो मुझे लग रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें देखने को मिलेंगे। बट ऑब्वियसली अब बहुत सारा चैलेंज जो है, जो एक मेजर चैलेंज है, वो प्रियंका गांधी के ऊपर है। उनके ऊपर बहुत सारी एक चुनौती होगी कि वो इस इश्यूज को किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करती हैं, लोकल लेवल पे भी और एज ए नेशनल लीडर भी। तो आपका मानना है कि केवल वायनाड तक प्रियंका गांधी को सीमित नहीं रखा जाएगा, संभावनाएं केरल में तलाशी जाएंगी ताकि कांग्रेस मजबूत हो सके, और यही बड़ी वजह है कि वायनाड से उन्हें उतारा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कांग्रेस का इनफैक्ट जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन केरला में अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से 10% से भी बहुत कम है। तो वहां पे एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा वुमेन के लिए भी और विद इन द जो एक ऑपोजिशन में भी। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से एक पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, कांग्रेस अभी तक पार्ट रही है ऑपोजिशन का, बट वो एमर्ज होंगी एक स्ट्रॉन्ग सीरियस प्लेयर। बट बहुत कुछ इस हद पे ये भी डिपेंड करेगा कि प्रियंका गांधी वहां से अपना लोकल मासिस के साथ, जहां एक नेशनल लीडर तो वो प्रोजेक्ट हो रही है, वो कनेक्ट कैसे बनाती है और लोकल इश्यूज को भी कितना रिजॉल्व कर पाती हैं, ताकि ये ना लगे कि कोई बाहर से आके वहां पे लैंड करके एक नेशनल लीडर आ गया है और वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चुनौती आई थिंक प्रियंका गांधी को आने वाले टाइम में इन चीजों से डील करना पड़ेगा। अगर वो एमर्ज होती हैं तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बेनिफिट कांग्रेस जी। बिल्कुल, और ये बड़ी वजह है क्योंकि एक केरल बड़ा स्टेट है और उस स्टेट में कर्नाटक, केरल, साउथ के जो स्टेट्स हैं उनमें कांग्रेस से लंबे समय से अपनी पूरी संभावनाएं तलाश रही है। यूं तो हर स्टेट के अंदर कोशिश कर रही है कि हमारे चाहे ईस्टर्न इंडिया हो, चाहे साउथ हो, वेस्टर्न हो, लेकिन केरल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां संभावनाएं उन्हें दिखाई भी देती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां जो मुकाबला खास रूप से है वो कॉमरेड के साथ में है और कम्युनिस्ट जो है वो इनके अलायंस में भी है। तो राज्यों में बड़ी अलग स्थिति है क्योंकि पार्लियामेंट में राजस्थान में अगर हम देख लेते हैं तो कांग्रेस का राजस्थान में एक अलायंस हुआ और सीकर से अमराराम जो है पहले विधायक भी रहे 4 बार, वो सांसद बन गए। लेकिन वहां क्या पिक्चर सामने आती है? फिलहाल तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी और प्रियंका गांधी के बीच सीधा मुकाबला होगा। मणिमाला जी हमारे साथ में है। मणिमाला जी, किस तरह से देखा जाए प्रियंका गांधी के इस सफर को? केवल वायनाड तक सीमित है या संभावनाएं कांग्रेस प्रियंका के जरिए केरल में और तलाश रही है? ये आपको मैं एक बात बता दूं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी इतने दिनों से जो काम कर रही थी, अभी तक पर्दे के पीछे रहकर काम कर रही थी, अपने भाई का सपोर्ट कर रही थी, अपनी माँ का सपोर्ट कर रही थी, वो शायद मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्राउंड जो हकीकत है उसको जानने का प्रयास कर रही थी। इतने दिनों तक वो कार्यकर्ताओं से मिलती रही, काम करती रही और अमेठी में भी वो रही अपने भाई के साथ में पूरे टाइम पर और बिल्कुल कनेक्ट करती रही वो वोटर्स से। और उनका ये मानना था, ये देखना था, जहाँ पे रैली करने भी जाती थी या किसी गांव में भी जाती थी चुनाव के दौरान, इन दिनों जो अभी चुनाव हुए थे उसमें, तो वो एक तरह से अपना बेस बनाने की तैयारी कर रही थी। हो सकता है शायद ये सोचा हो कि भाई एक सीट को जब हम, राहुल गांधी 2 सीट से जीतते हैं तो एक सीट को हम जब सरेंडर करेंगे तो दूसरी तरफ से प्रियंका गांधी को लेके उसमें उतारा जाएगा। तो उस बेस को बनाने के लिए प्रियंका गांधी इतने दिनों से काम कर रही थी। अब पहले भी काम कर रही थी पर पहले इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था उनका जितना इस बार के चुनाव में उनका इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। वो इसलिए देखा गया है कि कहीं ना कहीं अगर हम हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री के सामने जब अगर हम राहुल गांधी को खड़ा करते हैं तो नेचुरल है कि कोई भी उसको, उनको, राहुल गांधी को उस लेवल पे नहीं देख पाता है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए हैं, क्योंकि मोदी का कद है जो बहुत विराट है और उसके सामने राहुल गांधी कहीं ना कहीं बौने
साबित होते हैं हर बार, चाहे उसे अनुभव, कच्चा अनुभव कह लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, उनको ग्राउंड की जानकारी नहीं है, इसलिए भी समझ हो सकता है। पर अब प्रियंका गांधी को उतारकर उन्होंने एक इस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट को सीधे सीधे चुनौती देने का काम किया है, क्योंकि जो प्रियंका गांधी है वो राहुल गांधी से ज्यादा फर्राटेदार तरीके से बात करती हैं, हिंदी में कनेक्ट करती हैं लोगों से, ज्यादा कनेक्शन राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी एक महिला होने के नाते महिलाओं से, लड़कियों से ज्यादा कनेक्ट हो पाती हैं। तो इसी कारण से बीजेपी को और भी ज्यादा प्रॉब्लम में देने के लिए शायद प्रियंका गांधी को उतरना पड़ा है, क्योंकि आपको भी पता है कि कांग्रेस की हालत किसी भी राज्य में सही नहीं है। कहना है कि वोट बैंक हमारा बड़ा है, हमारे ज्यादा परसेंटेज आया है, पिछले साल से बड़ा, पिछली बार से बड़ा है, अगली बार से बड़ा है, पर ये सब आंकड़ों को अगर आप हटा के देखें, काम जन की भाषा में अगर हम बात करें, तो हमें भी पता है और आपको भी पता है कि कांग्रेस की स्थिति इन दिनों बहुत खराब है। अब कांग्रेस ये चाहती है, कांग्रेस नेतृत्व ये चाहता है कैसे ना कैसे इस चीज को डाइवर्ट करके प्रियंका गांधी को मेन रोल में उतारा जाए, और मेन रोल में जब प्रियंका गांधी उतरेगी तो राहुल गांधी से लोगों का ध्यान डाइवर्ट होगा और प्रियंका गांधी के ऊपर जाएगा। तो कहीं जी ना कहीं हो मणिमाला सकता जी, है यहाँ पे कि एक बात और है, फायदा अक्सर मिले। ये कहते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी नक्शे कदम और उनकी चेहरा मोहरा, उनकी बात करने का अंदाज, स्पीच देने का अंदाज काफी सिमिलर टू इंदिरा गांधी। तो एक बड़ा वजह ये भी मानना जा सकता है कि कार्यकर्ता हो या फिर मतदाता जो प्रियंका गांधी से जुड़ना चाह रहा है, जो जुड़ता है, एक सीधा एक संपर्क इंदिरा गांधी की तरह देखते हैं उन्हें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि कनेक्शन देखिए, जो परंपरागत कांग्रेसी वोट है वो तो उसी के पास है, कांग्रेस के पास ही रहेगा, उसमें तो कोई मतलब इजाफा ही हो रहा है उनके परंपरागत वोट बैंक में, तो कमी तो किसी चीज में नहीं हो रही है। परंतु जो उनका बिखरा हुआ, जो दूसरी जातियों पर जो उनका सेकुलरिज्म का, जैसा कि आदित्य कांत जी ने बताया कि सेकुलरिज्म का चेहरा रखती है कांग्रेस, तो जो दूसरी जो जातियां हैं, वो जातियों का कनेक्शन पहले भी इंदिरा गांधी से रह चुका है। अब जैसे ही प्रियंका गांधी आती है, अब वायनाड में प्रियंका गांधी ने आज पर्चा दाखिला कर दिया, सब कुछ हो गया, अब धीरे धीरे केरल की राजनीति में भी प्रियंका गांधी एक प्रकार से अपना पांव मजबूत करेंगी, संसद में तो पहुंचेंगी, सांसद तो बनेगी, ये तो तय है, क्योंकि सुरक्षित सीट है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर चूंकि वो सांसद चुन के जाएंगी एक ऐसे स्टेट से जहां पर पढ़ाई लिखाई के मामले में जो भारत में सबसे ज्यादा उन्नति पर है, सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है, और वहां पर महिला शिक्षा और महिलाओं की जहां बात करें नौकरी की और उसकी, उसमें भी वो अदर स्टेट से आगे ही है। तो महिला को नेतृत्व देकर कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी बाजी खेली है, और वो भी महिला कौन, जैसा कि आपने कहा इंदिरा गांधी की, जिसके नक्शे कदम और इंदिरा गांधी के जैसा हाव भाव, चेहरा मोहरा है, तो आज नहीं तो कल जरूर से जरूर वो लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। जी, तो चलिए, अगर फिलहाल कम्युनिस्ट पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो यहाँ पे मुकाबला महिला बनाम महिला रहेगा। नाव्या हरिदास को वहां से भाजपा ने मैदान में उतारा है। जी, तो ये एक बड़ा मुकाबला होगा। आदित्य जी, आपके पास कहना चाहूंगा, एक बड़ी बात कही है मणिमाला जी ने। देखिए, आपको ध्यान होगा, बेशक ये आरोप के गांधी परिवार पे लगते हैं, परिवारवाद के, और मुझे लगता है कि सभी पार्टियों में परिवारवाद का दलदल बनता जा रहा है। वो बात अलग है कि परिवारवाद के पैमाने अलग हैं कि आपको किस नजरिए से देखना है। आपको ध्यान होगा कि राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस का बिखरा हुआ और कांग्रेस बिखर सी गई थी। सोनिया गांधी 2004 में के इलेक्शन में वापस आई और उसके बाद में यूपीए की गवर्नमेंट बनी, 10 साल तक काम किया, तो बिखरी कांग्रेस को वापस से संगठित किया था। वोट कैप्चर कर पाती है, नहीं कर पाती हैं, वो कितना प्रभाव छोड़ पाती हैं। लोग कहते हैं यूपी में क्या तीर मारे प्रियंका गांधी ने, लेकिन ये माना जा सकता है कि जो बिखराव दिखता है उसे रोकने में काफी सफल प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में भी रही हैं और दूसरे राज्यों में भी अपनी एक उपस्थिति दर्ज करा सकती हैं। या फिर ये माना जाए कि
काम से पता चलेगा। अभी तक तो बहन और माफ करेगा भाई और माँ दोनों का काम ही प्रियंका गांधी ने संभाला है। अगर वो पार्लियामेंट मेंबर बनती हैं तो असली परीक्षा तब से होगी कि वहां वास्तव में अपनी छाप छोड़ पाती हैं कि नहीं। जी, जैसा मणिमाला जी ने कहा, मैं ये कहूंगा योगेंद्र जी के उनके पास एक वो जो स्टार्टिंग का जो एडवांटेज होता है वो प्रियंका गांधी जी के पास ऑलरेडी है। जैसे इन्होंने कहा, आपने भी कहा कि इंदिरा गांधी से उनकी काफी लोग रिलेट करते हैं, उनकी फीचर्स वैसे हैं। ऊपर से एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है जिसको लोगों की लॉयल्टी है, बहुत सारे लोगों की, उससे भी है। तो वो ऑलरेडी एक हेड स्टार्ट तो प्रियंका गांधी के पास ऑलरेडी है। और अगर हम उनकी पब्लिक डीलिंग्स देखें या उनकी स्पॉन्टिनिटी अगर आप देखें, इवन विद द मीडिया जो उनकी इंटरेक्शन होती है, तो उसमें ये देख के तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि उनमें सारा पोटेंशियल है एक सीजन्ड पॉलिटिशियंस होने का, और वो एफर्टलेस हैं अपने आप में। अब सिर्फ जो एक देखने वाली बात है कि वो ग्राउंड लेवल पे जो लोगों के ग्राउंड लेवल पे ग्रास रूट के इश्यूज हैं उनको वो कितने अच्छे से समझ पाती हैं और उनके लिए हेल्प करके एक अपना चेहरा प्रस्तुत कर सकती हैं कि वो एक्चुअली वो मास लीडर हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर हम देखें तो राहुल गांधी ने भी इस टैग को बड़ी मुश्किल से अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने उसको काफी कम कर दिया। अपनी एक मास लीडर की उनकी इमेज नहीं बन पा रही थी और लोगों का एक डिस्कनेक्ट था। तो प्रियंका गांधी हालांकि वो अच्छे से कनेक्ट भी करती हैं, बट उनको अभी ये प्रूव करना है कि वो मास लीडर हैं। तो उसके लिए उनको ग्राउंड लेवल पे भी जाना पड़ेगा। और हमने देखा है कि कांग्रेस ऑलरेडी, चाहे वो हरियाणा के इलेक्शंस रहे हैं, पीछे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के रहे हैं, बार बार जो कांग्रेस का क्रिटिसिज्म होता आया है वो आया है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल बेस नहीं है। ये पार्टी में सारे ही लीडर्स हैं, ग्राउंड लेवल पे पार्टी नहीं है। द वे बीजेपी में अगर हम बात करें तो हमेशा यही होती है कि ग्राउंड लेवल पे पन्ना प्रमुख से लेके सारी पार्टी उसमें बहुत ही एक्टिव वर्कर्स हैं। तो अब कांग्रेस का ये क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होने वाला है कि टॉप लेवल पे तो आप चलो ठीक है, बट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या कर रहे हैं। तो इसमें अब प्रियंका गांधी क्या रोल निभा सकती हैं, वो किस तरह की स्ट्रेटेजी बनवाएंगी या उनमें एक्टिव रोल प्ले करेंगी, ये भी अब देखने वाली बात है। बिकॉज जैसे आपने पहले कहा, हमने शुरू में, कि कांग्रेस को क्रिटिसिज्म तो फेस करना ही पड़ेगा, बट उसको अपने एडवांटेज की तरह वो ले पाते हैं या नहीं है, और प्रियंका गांधी उसमें कितनी एक्टिव और मुखर भूमिका निभा सकती है, ये देखने वाली बात है। सर, परिवारवाद अब मायने रखता है पब्लिक में? क्या इस तरह का परसेप्शन बन पाता है कि हाँ परिवारवाद है किसी का? क्योंकि देखिए नैरेटिव सेट करना तो बहुत आसान है, लेकिन पब्लिक के जहन में उतरता है क्या वो? मुझे लगता है कि कुछ साल पहले तक ये जहन में उतरता था, बट जब ये फैक्टर और फैक्टर्स के साथ कंबाइंड होता था, जब हम देखते थे कि रूलिंग गवर्नमेंट है और उसमें परिवारवाद के कोई भी एक्टिव मेंबर्स हैं, उनके लिए ये इशू बहुत स्टिक करके रह जाता था परिवारवाद का। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि पिछले 5 या 8-10 सालों में जिस तरह से पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं और इधर उधर हमारे एक्सचेंजेस हो रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स के, तो एक बड़ा मिक्स कल्चर हो गया है। और लोगों को खुद ही, चाहे वो आपने हरियाणा में भी देखा या पिछले इलेक्शंस में भी देखा है, तो मुझे लगता है ये जनरलाइज करना थोड़ा मुश्किल है कि परिवारवाद हर जगह स्टिक करता है। कुछ जगह करता है, और वैसे इसमें कोई शक नहीं है। मैं देख रहा था कहीं पे एक स्टडी, मेरे ख्याल से 2019 के इलेक्शंस की, उसमें था कि अराउंड 56% के आसपास जो हमारे एमपीज थे वो परिवारवाद से ही संबंधित किसी ना किसी तरह से रहे हैं। तो इससे एक चीज तो सिद्ध होती है कि सिर्फ परिवारवाद ही एक ऐसा इशू नहीं है जो स्टिक करता है। आई थिंक और फैक्टर्स के साथ ये कंबाइंड होता है। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस उसी तरह से देखती है, क्योंकि परिवारवाद की अगर बात की जाती है तो ये देश के एक, ये कहूं कि राजनीति में एक बड़ा नाम वाला एक परिवार कहा जा सकता है। अदरवाइज तो यूं देखें तो हर कोई ना कोई कदावर नेता है अपने बेटे को, परिवार के सदस्य को कहीं ना कहीं स्थापित करने की कोशिश करता है, तो वो भी परिवारवाद का हिस्सा है। हर पार्टी में ऐसे दर्जनों उदाहरण देखने को मिलेगा। मणिमाला जी, आपके पास में आना चाहूंगा। प्रियंका गांधी को लेकर के ये तो ठीक है, जैसे अभी आदित्य कांत जी भी बता रहे हैं, काफी लंबे समय से पॉलिटिक्स को कवर करने का और उस पर लिखने का इनको काफी अवसर मिले हैं। परिवारवाद अब पब्लिक के बीच में कोई ऐसा एक मुद्दा नहीं रहा, हाँ, लेकिन राजनीति का मुद्दा बनता है। और घेरने के लिए केरल में प्रियंका गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
कि हर बात पे बीजेपी का कोई भी नेता है वह परिवारवाद की बात जरूर करेगा, लेकिन क्या वास्तव में कांग्रेस को इन तमाम चीजों को उस तरह से लेना चाहिए कि बिल्कुल आपके पास में आत्म सुरक्षा के लिए सियासी हमलों से बचने के लिए कोई वाद नहीं है और पब्लिक में भी इस तरह का कुछ नहीं है, या फिर ये कहना होगा कि कौन सी पार्टी है जो परिवारवाद से बच रही है? देखिए योगेंद्र जी, एक बात बताती हूँ, ये परिवारवाद जो है ये केवल राजनीतिक पार्टियों का ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप और हम अगर किसी ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं तो हम भी यही करेंगे कि अपने परिवार के किसी भी मेंबर को नौकरी दिलवानी है, किसी को कुछ करवाना है, किसी की कोई सिफारिश करनी है, किसी को करना है, तो टेक इट एज एडवांटेज टाइप का कोई भी ले लेता है। पर चूंकि वो गांधी नेहरू खानदान है इसलिए उसके ऊपर हमले ज्यादा होते हैं। अगर यही चीजें और किसी भी पार्टी के, चाहे दूसरी पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है, उसके ऊपर भी अगर देखा जाए तो राजस्थान में देखिए कहां पर कम नहीं है परिवारवाद, बताइए। क्या वसुंधरा राजे जो है चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर हमारे रह चुके हैं, उनका बेटा हमारे यहाँ से सांसद नहीं लड़ते, दुष्यंत यहाँ से नहीं लड़ते हैं क्या? है यहाँ पर कांग्रेस की जो लीडर है मदेरणा जी, उनकी बेटी यहाँ से नहीं लड़ी है क्या? तो कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें परिवारवाद नहीं है? पर चूंकि ये गांधी नेहरू खानदान है और बीजेपी के पास में इसके अलावा और कोई मुद्दा रह नहीं जाता है कांग्रेस को घेरने का, क्योंकि कांग्रेस को घेरेंगे किसका? कांग्रेस सत्ता में है नहीं, कांग्रेस के पास में कोई घोटाले है नहीं, कांग्रेस के पास में और कोई बातें है नहीं करने के लिए, तो फिर बीजेपी के पास आप मुद्दा कहां से लाएंगे? अगर आप काम करते हैं ग्राउंड लेवल पर तो मैं आपकी क्रिटिसाइज करने के लिए मेरे पास 50 चीजें हो जाएंगी, पर जब आप काम ही नहीं कर रहे हैं तो मैं किस बात पे क्रिटिसाइज करूंगी? तो फिर मैं क्या करूंगी? पुराने मुद्दों को उखाड़ के लेके आऊंगी, पुरानी चीजें बातें करूंगी जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है। और आज के टाइम में जब ये सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुली हुई है, लोग एक से एक चीजें बढ़ा के, घटा के, निकाल के, वीडियो मॉर्फ करके निकाल के लगा देते हैं, तो उस चीज में अब हर एक आदमी को पता पड़ने लग गया है कि ये सब चीजें जो पढ़ा लिखा है, मैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों की बातें नहीं कर रही हूँ जहां पर आदमी कम पढ़े लिखे हैं, जहां पर उनको पूरी जानकारी नहीं है, पर जो पढ़ा लिखा तबका है वो हंसता है इन चीजों को देखकर, सुनता है, पढ़ता है, देख के हंसता है, फिर कहता है यार ये तो फिर देखो फिर वही मुद्दे के लिए है। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है परिवारवाद। पर हाँ, घेरने के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? फिर वही घुमा के लेके आएंगे बात को। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी को या राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को अब इन चीजों से फर्क पड़ता नहीं और ना ही पड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक टाइम था जब सोनिया गांधी के ऊपर हमले हुए थे और ऐसे ऐसे हमले हुए थे कि उनको पता नहीं क्या 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 कह दिया था सोनिया गांधी को। जो कि मैं पत्रकार हूं, मेरा बीजेपी या कांग्रेस से मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, पर एक महिला होने के नाते मेरे को ये कहना है, चाहे वो प्रियंका गांधी के ऊपर कोई बात उठती है, उंगली उठती है, चाहे सोनिया गांधी के ऊपर उठती है, चाहे स्मृति ईरानी के ऊपर कैरेक्टर पे कुछ भी उठता है, तो ये गलत होता है। आदमी को कभी भी किसी भी महिला की बेइज्जती करने का अधिकार नहीं है। तो वो टाइम जरूर था जब सोनिया गांधी बिल्कुल टूटी हुई थी, उसको विदेशी है, फलाने हैं, ये है, वो है, सब तरह की उसकी बातें कर ली थी, फिर भी वो स्त्री नहीं डिगी, यही रही, चाहती तो चली जा सकती थी। आप उसकी उसी को देखिए, आप उसकी विल पावर को देखिए। ठीक है, आप कहते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सब तरह की बात कर दी। और यही बात राहुल गांधी के ऊपर है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है राहुल गांधी का? राहुल गांधी का सबसे बड़ा ये बेस्ट पार्ट है राहुल गांधी का कि उसको पप्पू कह लो, ये कह लो, वो कह लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हंस के टाल जाता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब उनको इन चीजों से, क्योंकि आप किसी आदमी को इतना टॉर्चर कर दोगे हर चीज से, तो एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा कि उसको वो टॉर्चर फील ही नहीं होगा। और यही सेम चीजें अब प्रियंका गांधी के ऊपर भी हो गई है, क्योंकि प्रियंका गांधी को भी बीजेपी की तरफ से कई बार अलग अलग तरह के आक्षेप झेलने पड़े, और वो भी नेशनल लेवल के नेताओं के द्वारा। तो आप, मुझे नहीं लगता कि उनको भी इस चीज के ऊपर कभी ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए,
क्योंकि आम आदमी के बीच में तो परिवारवाद और ये सब चीजें अब खत्म हो गई है, क्योंकि सबको पता है कि केवल उसी का नहीं है, ये परिवार का, ये सबके साथ है ये परिवार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हर ही पार्टियों में ये सिलसिला है। चले, समय हो चुका, लेकिन हमारे साथ हरीश मैखुरी साहब जुड़े हुए हैं, तो मैं एक सवाल उनसे जरूर करना चाहूंगा। मैखुरी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मेरा सवाल आपसे है कि प्रियंका गांधी का सियासी सफर तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का ये चुनावी पारी का पहला एक पायदान है जिसमें उन्होंने नामांकन किया। इस सफर को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखो, भारत के लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, नॉमिनेशन करने की स्वतंत्रता है। जो विधि सम्मत कार्य है वही प्रियंका गांधी ने किया है जी। हमारा जो सोचना है वो इस तरह से है कि जैसे वायनाड जैसी जगह पे उन्होंने आज नामांकन किया है, और मतलब पूरे वायनाड में या केरल में या तमिलनाडु में कांग्रेस का कोई क्या इस टक्कर का एमपी का उसका प्रत्याशी नहीं है एमपी का कि जो वहां से करता, या मतलब कांग्रेस के पास बड़े नेताओं का अभाव हो गया है कि केवल प्रियंका ही चाहिए, या केवल कांग्रेस जो है एक ही परिवार की पार्टी बन के रह गई है। कुछ इस तरह का संदेश भी जाता है इस नॉमिनेशन से। जी बिल्कुल। लेकिन लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि सभी पार्टियों में और काबिलियत हमारे नेता हैं, इस वजह से उन्हें वहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है। नहीं, राहुल जी ने इस्तीफा दिया है वहां से, तो अच्छा ये होता अगर हम लोकतंत्र के सबसे बड़ा झंडा बरदार हैं, हम कहते हैं हम सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी हैं, सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी हैं, तो लोकतंत्र दिखना भी चाहिए परिवार तंत्र की जगह पे। तो उनको चाहिए था कि वहीं से कोई अच्छा नेता, वहां से कोई किसी को मौका देते, युवा नेता को ही मौका देते, ताकि लोकतंत्र भी दिखता और एक अन्य व्यक्ति को अवसर भी मिलता। जी, तो अभी मैखुर साहब, आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए परिवारवाद के नाम पे जो उनके विरोधी हमले कर रहे हैं, खासकर बीजेपी, वो हमले और तीखे होंगे? नहीं, मतलब ये अब भी ये संदेश तो जाता ही है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, में तो सामान्य व्यक्ति की तरह ही इसको देख रहा हूँ कि भाई ने इस्तीफा दे दिया तो बहन का नॉमिनेशन हो रहा है। तो सवाल ये है कि क्या उतने बड़े प्रांत में कोई और इस नेता है ही नहीं, या साउथ के एक नेता और आके संसद में बैठते तो ज्यादा बढ़िया रहता। मान लो वो अब चुनाव में जीत हार तो लगी रहती, पर हम ये भी प्रिज्यूम करें कि कांग्रेस ही जीत के आएगी, तो एक साउथ का कोई नेता आता, भारत का के लिए प्रतिनिधित्व मिलता। सोनिया परिवार के तो 2 लोग पहले से ही संसद में बैठे हुए। जी, एक छोटा सा सवाल और है सर मेरा आपसे। मैं भी कहीं देख रहा था, कुछ ट्विटर्स पे चलना शुरू हो गया, रॉबर्ट वाड्रा इनके नामांकन में साथ में थे, प्रियंका गांधी, क्योंकि उनके हस्बैंड हैं, तो उन्हें भी अब जमीन स्कैम्स और ये सब हुए हैं। लेकिन हाँ, कुछ बहस चल रही है, तो उसमें लोगों का कहना है कि 10 साल से एनडीए गवर्नमेंट है और राजस्थान में भी सरकार रही है, क्योंकि राजस्थान को भी जोड़ा जा रहा है और हरियाणा को भी जोड़ा जा रहा है कि उनकी जमीनों के स्कैम्स हुए। तो अभी तक किसी मंजिल पे जांच एजेंसी क्यों नहीं पहुंच पाई? 10 साल कोई कम समय तो नहीं होता है, तो ये भी एक मुद्दा रह सकता है। देखिए, जो जमीन के स्कैम है या भ्रष्टाचार है वो सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही उभरता है, ये भी गलत बात है भारत के लोकतंत्र में। जी। उसको हमें एज ए न्यायिक प्रक्रिया की तरह सतत चलाना चाहिए। जो भी भ्रष्टाचारी है वो जेल में जाने चाहिए, चाहे वो किसी बड़े राजनीतिक परिवार का व्यक्ति हो या किसी आम आदमी हो, सबको न्याय तो समान होना चाहिए। यदि उन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ तो सामान्य दिनों में प्रक्रिया चलाइए और कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई उनके खिलाफ करिए। लेकिन चुनाव के लिए मुद्दा बनाना, केवल चुनाव के समय पे मुद्दा बनाना, उससे कोई न लाभ राजनीतिक दृष्टि से होता है और न कानून की दृष्टि से कोई लाभ होता है, न इससे भ्रष्टाचार रुकता है। तो केवल चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार सतत निपटने वाली प्रक्रिया है, इस पे विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। चले, मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल आपकी बेबाक टिप्पणियां हम और लेना चाह रहे थे, लेकिन समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और वायनाड से ताल ठोकी है, प्रियंका गांधी ने नामांकन कर दिया है। निश्चित रूप से जहां बाई इलेक्शन हो रहे हैं 3 सीट पर, सबसे ज्यादा चर्चित सीट यही रहने वाली है और सबकी निगाहें इसी पे टिकी होंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।